मित्रों नमस्कार। संविधान को जाने समझे श्रृंखला के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आज हम लोग संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) पर चर्चा करेंगे, जो भारत के हर एक नागरिक को स्वतंत्रता पूर्वक देश के भूभाग में एक हिस्से से दूसरे हिस्से, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक राज्य में ही एक जगह से दूसरी जगह स्वतंत्रता पूर्वक जाने का, आने जाने का अधिकार देता है। यानी हम इस देश का जो भूभाग हमारा, जो इंडियन टेरिटरी है, जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, वहाँ पर कहीं भी आ जा सकते हैं। यह अधिकार, जो फंडामेंटल राइट है, यह 19(1)(d) के तहत हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी मौलिक अधिकार कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंधों, जिसको हम अंग्रेजी में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहते हैं, उसके अधीन होता है। और 19(5) में, अनुच्छेद 19(5) में वे दो आधार दिए गए हैं, जिसके आधार पे कोई कानून बना करके, या पहले से यदि कोई कानून है तो उस कानून के अनुसार हमारे इस अधिकार के ऊपर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्या वो आधार हैं? पहला आधार है जनता के, यानी लोक हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में कानून बना करके लगाया जा सकता है। और दूसरा है अनुसूचित जनजातियों के इंटरेस्ट में, अनुसूचित जनजातियों के हित में कोई कानून बना करके, या पहले से कोई कानून है तो वो उसके अंतर्गत हमारे इस अधिकार पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो मित्रों, समझें कि प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं और ये अधिकार भी हमारे पास है। तो दोनों के बीच में बहुत सारे केस लॉज मैं आपके सामने जो हुए हैं रखना चाहूँगा, जिससे स्थिति थोड़ी सी स्पष्ट होगी। एक कानून 1949 में, हमारे संविधान के बनने के, लागू होने के पहले ही एक कानून ईस्ट बंगाल सेफ्टी एक्ट के नाम से बना था। 1949 में कानून बना था, ईस्ट पंजाब सेफ्टी एक्ट के नाम से बना था। जो आपको मालूम है कि देश का बंटवारा हुआ था, और उस बंटवारे के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई थी, जो हमारा पंजाब है, दो हिस्से में उसका बंटवारा हो गया था। पश्चिम पंजाब पाकिस्तान के पास चला गया था, और पंजाब का पूर्वी हिस्सा हिंदुस्तान यानी भारत के साथ रह गया था। इसलिए एक अधिनियम सरकार ने बनाया, जिसको हम ईस्ट पंजाब सेफ्टी एक्ट 1949 कहते हैं। उसमें प्रावधान था कि यदि कोई व्यक्ति पब्लिक ऑर्डर, यानी अगर वह पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखने के लिए जरूरी समझा जाएगा जिला पदाधिकारी के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने के लिए वहाँ से, किसी जगह विशेष से कहीं और भेजा जा सकता है। यानी इसको कहते हैं तड़ीपार। कुछ लोग महाराष्ट्र में तड़ीपार कहते हैं। अब जानते हैं अखबारों में और मीडिया में तड़ीपार शब्द काफ़ी आता रहा है, लेकिन अंग्रेजी में उसको एक्सटर्नमेंट कहा जाता है। हम बिहार में उसको जिला बदर कहते हैं। या अगर हम जिले के अंतर्गत ही किसी थाने से दूसरे थाने में किसी व्यक्ति को कहते हैं कि तुम वहाँ पर चले जाओगे, तो वो आप थाना बदर कह सकते हैं। तो उसके तहत ये प्रावधान किया गया था। बड़ा महत्वपूर्ण केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, इसको हम NB खरे वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली कहते हैं। उसमें मामला ये हुआ कि किसी व्यक्ति को उसके अंतर्गत एक्सटर्नमेंट ऑर्डर या जिला बदर का आदेश दिया गया कि अब इस क्षेत्र से उस क्षेत्र, इस क्षेत्र में आप इतने दिनों के लिए नहीं आ सकते, इस तरह के कोई आदेश उसमें दिए गए। लेकिन हुआ क्या कि उसमें यह अंकित नहीं किया गया कि कितने दिनों के लिए या कितने महीनों के लिए। तो व्यक्ति स्वाभाविक है, उन्होंने कहा कि तो हमारे जो संविधान इस बीच लागू हो गया, तो उन्होंने कहा कि तो हमको जो मिला है अधिकार, जो अधिकार मिला है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, उस अधिकार का उल्लंघन किया गया। 1961 में ये मसला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया और डिसाइड हुआ। उन्होंने 2 आधारों पर इसको चुनौती दिया था, अपने एक्सटर्नमेंट ऑर्डर को। पहला यह था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया, सिटी को दिया गया है।
वो कैसे हमको जिला बदर का आदेश दे सकते हैं। और दूसरा उन्होंने चैलेंज किया कि उस आदेश में यह अंकित नहीं किया गया था कि कितने समय के लिए उनको जिला बदर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद यह कहा कि पहली बात तो यह है कि कानून के तहत ही किसी अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस जिले को चलाने के लिए जिम्मेवार माने जाते हैं, तो उनको यह अधिकार दिया गया है कि वे ऐसा आदेश पारित कर सकते हैं। इसलिए ऐसा करना संविधान में प्रदत्त आपके अधिकारों को उल्लंघन नहीं है। दूसरा जो आपने कहा कि किसी निश्चित समय समय की सीमा उसमें नहीं दी गई है, तो कोर्ट ने कहा कि कानून ही कहता है कि अधिकतम 3 महीने तक आपको जिला बदर किया जा सकता है, इसलिए ऑटोमेटिक है कि 3 महीने के बाद आप पुनः वापस लौट आएंगे। लेकिन एक ऐसा ही केस हुआ था मध्य प्रदेश में, वो स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस बलदेव प्रसाद का केस था। वहाँ पर उन्होंने कोई कानून बनाया था जिसमें यह शब्द हैं कि कोई डेंजरस पर्सन है, यानी खतरनाक व्यक्ति है, तो उसका जिला बदर किया जा सकता है। ये भी मामला 1961 में सुप्रीम कोर्ट में गया। उसमें देखा गया कि कानून में डेंजरस पर्सन यानी खतरनाक व्यक्ति की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, तो आप किसी को भी डेंजरस पर्सन डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। आप कल्पना करें कि अगर ये शक्ति मिल जाए कि आप जिसको चाहें डेंजरस पर्सन घोषित कर दें, बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी परिभाषा के, कोई परिभाषा नहीं है, सड़क चलते आदमी को या अपने घर बैठे आदमी को अब बोले खतरनाक व्यक्ति है, इसको हम जिला बदर कर देंगे। कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, आप डेंजरस पर्सन की परिभाषा दीजिए। और मित्रों मैं बताऊंगा 1981 में बिहार में एक सीसीए पास हुआ, इन्हें कंट्रोल ऑफ क्राइम्स एक्ट 1981 कहा जाता है। हम जिला पदाधिकारी रहते हुए इसके तहत काफ़ी लोगों को डिटेन करने का आदेश पारित कर चुके हैं, जिला बदर का भी कर चुके हैं। उसमें एंटी सोशल एलिमेंट यानी असामाजिक तत्वों को जिला बदर करने या उनको डिटेन करने का पावर जिला पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को दिया गया है। लेकिन उसमें एंटी सोशल एलिमेंट यानी असामाजिक तत्व की परिभाषा दी गई है, कौन सा व्यक्ति है एंटी सोशल माना जाएगा, और उसकी सुनवाई होती है। ऐसा नहीं बिना सुनवाई के हम कर दें उसको जिला बदर। हालांकि डिटेंशन ऑर्डर हम पास कर सकते हैं जो बाद में हाई कोर्ट में एडवाइजरी बोर्ड के पास जाता है, जो कंफर्म करें या कंफर्म नहीं करें, और समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट उसको बढ़ाती रह सकती है। एक्सटर्नमेंट ऑर्डर को भी सुनवाई के बाद यदि आपने पारित किया तो 6 महीने एक बार में कर सकते हैं, और फिर उसे 3-3 महीने तक बढ़ा के अधिकतम 2 साल तक ले जा सकते हैं। लेकिन सुनवाई होती है और परिभाषा दी गई है कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, यानी वे एक के बाद एक अपराध करते रहते हैं। निश्चित तौर से अपराध करने का मतलब तो यह होता है कि उनका अपराध प्रमाणित हो जाए, बट ये है कि अगर उन पर एफआईआर लगातार हो रहे हैं, हीनियस क्राइम्स के अपराध के एफआईआर हो रहे हैं, तो आप उनको जिला बदर कर सकते हैं, क्योंकि वो समाज के लिए खतरा माने जाते हैं। तो परिभाषा दी गई है और परिभाषा के बाद सुनवाई होती है कि आपने अपराध में आप संलिप्त हैं, ऐसा एफआईआर हुआ है, पुलिस की रिपोर्ट है, आदि इत्यादि। तो ये जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा किया जाता है कि आपके इस अधिकार को प्रतिबंधित किया जाता है कि आप इस क्षेत्र में, निर्धारित क्षेत्र में कुछ समय तक के लिए नहीं आएंगे। और कई और रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं कि आपको जहाँ पे बदर किया गया, जहाँ आपको कहा गया कि आप यहाँ से निकल जाइए, वहाँ जहाँ भी जाइएगा उसको सूचना दीजिएगा। ये भी किया जाता है कि वहाँ के थाने पर आप हाजिरी लगाइएगा, डेली भी लगा सकते हैं, 10 दिन बाद में भी लगा सकते हैं, 1 सप्ताह बाद, तो समय निर्धारित कर दिया जाता है। उसका मकसद यही है कि जनरल पब्लिक को आपसे जो भी खतरा है, आपको जो आप जनरल पब्लिक को जो भी आपके वजह से इनकन्वीनियंस है, उसको उसके लिए कानून बना करके प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो मित्रों, ये एक और केस बड़ा महत्वपूर्ण मौजू है जिसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कौशल्या। उसमें एक सुप्रीम कोर्ट में ये मसला तय हुआ था 1964 में। ये जो कौशल्या नाम की महिला हैं, इन पर ये आरोप था, आरोप क्या, सीटा एक्ट आप जानते हैं, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट आप जानते हैं, उनके तहत ये लोग प्रोस्टिट्यूट्स का गिरोह था, गैंग था, और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करता था ग्राहकों की तलाश में। इन पर प्रतिबंध लगाया गया कि आप यहाँ से वहाँ तक मूव नहीं कर सकते।
सुप्रीम कोर्ट गई कि हमारा तो अधिकार है 19(1)D के तहत, फिर हमारे इस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, हम क्यों नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट ये है उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, और प्रोस्टिट्यूट्स के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ग्राहकों की खोज में जाने पे 2-3 चीज़ों का खतरा है। पहला, ये तो लोगों के स्वास्थ्य का खतरा है, रोग फैल जाएगा, और दूसरा ये मोरालिटी के खिलाफ है, नैतिकता के विरुद्ध है कि आप इस तरह का काम करें, क्योंकि सीटा में इस पर प्रतिबंध है। लेकिन कुछ और भी मज़ेदार केसेस हुए। एक केस है अजय कानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और दूसरा केस है रजनीश कपूर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केस है, अजय कानू वाला केस 1988 में सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा था, और रजनीश कपूर वाला केस 2007 में सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा था। क्या था मामला? मामला ये था कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट जिसको हम कहते हैं, रूल्स बने हुए, मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत रूल्स बने हुए हैं, उसमें ये बनाया गया कि जब 2 व्हीलर चला रहे हैं तो आप हेलमेट लगाइएगा। इन लोगों ने कहा कि बताइए साहब, ये हेलमेट लगाने का जो आदेश है ये तो 19(1)D का उल्लंघन है, हम तो कहीं भी जा सकते हैं, तो हेलमेट की बाध्यता क्यों रखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है बंधु कि हेलमेट आपके अपनी सुरक्षा के लिए है, आप कहीं भी जा सकते हैं जाइए, लेकिन अपनी सुरक्षित यात्रा को तो आप सुनिश्चित करें। आप लगा रहे हैं बिना हेलमेट के जाएंगे, एक्सीडेंट होगा, आपकी उसमें डेथ हो सकती है, आप घायल हो सकते हैं। ये तो आपके फायदे के लिए किया गया है, ये तो आप जनरल पब्लिक के अंतर्गत ही आते हैं और आपके फायदे के लिए किया गया है। तब यह तो नहीं हो सकता कि आपको ऐसी स्थिति में छोड़ दिया जाए कि सड़क पर आपका एक्सीडेंट हो जाए। तो अब मजेदार चीज़ समझिए कि हमारे देश में कुछ लोग हर चीज़ को चुनौती देने की आदत रखते हैं। अरे भाई, हेलमेट इस बात के लिए नहीं लगाना है कि पुलिस चेक करेगी, हेलमेट इसलिए लगाना है कि आपकी यात्रा सुरक्षित हो। मित्रों, मैंने लंबे समय तक काम किया है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, और मैं जानता हूं कि जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं हमारे देश में भी, और हर प्रदेश को मिलाया जाए तो काफ़ी भारी मात्रा में एक्सीडेंट हो रहे हैं। लगभग 1.5 लाख लोग इस देश में सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, उसमें 2 व्हीलर चलाने वालों की अच्छी खासी संख्या होती है। और जो लोग मारे जाते हैं या तो सब स्टैंडर्ड हेलमेट लगाए रहते हैं, या कई बार तो ऐसा भी होता है कि हेलमेट लगाए हुए हैं लेकिन ऐसा एक्सीडेंट भयानक हो गया तो मृत्यु हो सकती है। लेकिन प्रायः जो हेलमेट नहीं लगाए रहते हैं, अगर दुर्घटना हुई तो उनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, अगर सिर पर चोट लग जाए तो। क्योंकि सिर जो हमारा है ये सिर नारियल की तरह से नहीं है, ये बहुत कठोर दिखता होगा भले ही, लेकिन ये उतना कठोर है नहीं है। सिर अगर चोट खा गया तो अंदर ही खून जम सकता है और हमारी मृत्यु हो सकती है। इसलिए हेलमेट लगाया जाना हमारी किसी स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है, कोई प्रतिबंध लगाया जाना नहीं इसको कहा जाना चाहिए। तो एक तो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में सब केसेस आए, और दूसरा जो प्रतिबंध है 19(5) के तहत वो है अनुसूचित जनजातियों के हित के लिए। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अनुसूचित जनजातियाँ रहती हैं और वहाँ पर लोगों के जाने पर रोक लगाई गई है। जैसे अंडमान निकोबार में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ऐसी जनजातियाँ रहती हैं जो खत्म हो रही हैं, धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, और लोग जाते थे वहाँ पे, उस पर प्रतिबंध लगाया गया कि आप मत जाएं, उनके प्राइवेसी का उल्लंघन न करें। लोग जाते और कई जनजातियाँ वहाँ पे नंगे भी रहती थी, स्त्रियाँ पुरुष उनका फोटो लेते और दुनिया में दिखाते, तो इस पर रोक लगाई गई है। इसलिए अनुसूचित जनजाति के हित में भी मूव करने में, इधर से उधर जाने में रोक लगाई जा सकती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप 19(1)D के बारे में पूरी बात समझ गए होंगे, और साथ साथ जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं 19(5) के तहत इसे भी समझ गए होंगे। यदि आपको मेरी बात पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।